अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप? परेशान होना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैथ्स एकेडमिया आपकी तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आया है। पास पेपर सीरीज़, जी हाँ, पास पेपर सीरीज़। और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे यूईटी पास पेपर 2009। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं जी क्वेश्चन 1 क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0, 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई पहला ही क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन उसने कर दिया है, क्योंकि ऐसी आइडेंटिटी तो हमने पढ़ी नहीं। हाँ, इसने दो आइडेंटिटीज़ को मिलाकर क्वेश्चन बनाया है। देखिए, इसमें पहला ये कॉन्सेप्ट समझिए कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 का जब भी कॉफिशेंट ऑड होगा, यहाँ पर इसका कॉफिशेंट इस वक्त आ रहा है जी 1। पाई बाय 2 का जब भी कॉफिशेंट ऑड होगा, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगी। साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉस में। और इस वक्त आप देखिए पाई बाय 2 यहाँ पर है, और उसमें से कुछ एंगल को आप माइनस करेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? फर्स्ट। सिर्फ क्वाड्रेंट का आपने ख्याल करना है। अगर यहाँ क्वाड्रेंट का हमने साइन लगाना है साथ में, क्योंकि देखना ये है कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये लाई करता थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पर साइन की वैल्यू क्या होनी थी? नेगेटिव। दोबारा से बता रहा हूँ, अगर पाई बाय 2 का कॉफिशेंट ऑड होगा तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगी। साइन की को रेशो किस चीज़ के बराबर है? कॉस के। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर हमारा। यहाँ आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, और साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये तो आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? 1 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन बी जी। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1,5। भाई ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ऑर्डर पेयर में दिया गया है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। पहले यहाँ एक फार्मूला देख लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a, b इज़ इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और आप देखिए इस फार्मूले में कहीं पर भी स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, जबकि इन सारी ऑप्शन में स्क्वायर रूट है। ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ये ऑप्शन नहीं आ सकती, ये ऑप्शन नहीं आ सकती। सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास रह गई है, ऑप्शन ए, और यही हमारा राइट आंसर है। अगर हम फार्मूला अप्लाई करके भी देखते हैं तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 और प्लस 1 ये आ जाएगा जी 26। और फिर एक नेगेटिव साइन लगाना है, और फिर 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 26। तो ऑप्शन हमारे पास इसमें ए आ गई। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, द रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा का स्क्वायर। इसका हमने रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। अगर आप इसके स्क्वायर की एक्सपेंशन करें, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, और 3 - 1 2। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो किस चीज़ के बराबर हो गया? 2 के, जो हमें गिवन है जी ऑप्शन ए में। 4 है जी, Q implies P is only true when। ऑप्शन ए है Q is true, P is false। यानी हाइपोथेसिस ट्रू हो, कंक्लूजन क्या हो? फॉल्स हो।
देखिए ये इम्प्लीकेशन का केस है। इम्प्लीकेशन के केस में अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो तो इसका रिज़ल्ट किस चीज़ के बराबर लिखते हैं, फॉल्स के। जबकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ट्रू, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ सकती। इसके अलावा बाकी तमाम केसेस ट्रू होते हैं, सिर्फ एक फॉल्स है कि हाइपोथेसिस ट्रू हो कंक्लूजन फॉल्स हो तो रिज़ल्ट क्या लिखना है, फॉल्स। इसके अलावा जो कुछ भी आएगा वो आंसर ट्रू आना है। तो यहाँ पर आप देखिए हाइपोथेसिस फॉल्स है और कंक्लूजन ट्रू है, ये सही है ऑप्शन। बोथ ट्रू, यानी हाइपोथेसिस भी ट्रू हो कंक्लूजन भी ट्रू हो। इस केस में यहाँ पर ये कह रहा है कि जी हाइपोथेसिस जो है वो होना चाहिए फॉल्स और कंक्लूजन होना चाहिए ट्रू। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। मैंने बताया सिर्फ एक जगह फॉल्स आना है, हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स हो तो रिज़ल्ट फॉल्स लिखते हैं, बाकी तमाम ट्रू आने। अच्छा इसको भी देख लें, सी ऑप्शन जो है क्यू इम्प्लाइज पी, दोनों ट्रू होंगे। भाई अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू लिखना है, दोनों फॉल्स हैं तो तब भी आंसर क्या आ जाएगा जी, इसमें ट्रू आएगा। तो ये ऑप्शन आ जाएगी बोथ बी एंड सी, ये दोनों ही ठीक है, बी भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। सिर्फ ये वैलिड नहीं है क्योंकि हाइपोथेसिस ट्रू हो कंक्लूजन फॉल्स हो तो रिज़ल्ट फॉल्स लिखते हैं, जबकि मुझे स्टेटमेंट जो है वो क्या चाहिए है, ट्रू चाहिए। तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो है वो डी आ जाएगी कि बी और सी दोनों ऑप्शन ही 5 है। अगर a बराबर हो आयोटा 1 0 माइनस आयोटा a की पावर 4 बतानी है कितनी होगी। यहाँ लिखिए आयोटा 1 0 माइनस आयोटा और मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो फर्स्ट कॉलम है इसी को आप यहाँ रो में लिख दें, आयोटा 0, सेकंड कॉलम को आप यहाँ सेकंड रो ऊपर बना दें और अब मल्टीप्लाई करते हैं। इससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आसान हो जाएगी। a की पावर 4 फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले फाइंड करूँगा a स्क्वायर, यानी a को मैंने a से ही मल्टीप्लाई करना है। ये सारी मैंने a की वैल्यू लिखी हैं और ये जो फर्स्ट कॉलम था इसको फर्स्ट रो बनाया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया। अब मल्टीप्लाई करें, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, आयोटा 1 को माइनस आयोटा से करूँगा तो माइनस आयोटा, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होके 0 दे देंगे। फिर इस 0 को आयोटा से करेंगे 0, माइनस आयोटा को 0 से करेंगे यहाँ भी 0, 0 को 1 से करेंगे 0, फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये हमारे पास आया जी a स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर का फिर हमने करना है स्क्वायर जिससे हमें पावर कितनी मिल जाएगी, 4, और ये हमारे पास बन गई है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होती है कि डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर हों, 0 के। अगर हमने स्केलर की पावर करनी होगी ना तो आप सिर्फ इस एलिमेंट की पावर कर लें, चूँकि हमने इसका स्क्वायर करना है तो जब इस -1 का स्क्वायर करूँगा +1, इसका भी +1 हो जाएगा और बाकी एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 0। ये एक शॉर्टकट मेथड है स्केलर मैट्रिक्स को की पावर लेने का। अगर यहाँ पावर होती 8 तो इस -1 की पावर 8 कर लेते, पावर अगर 3 लेनी होती तो -1 की पावर 3। तो इससे जो हमारे पास राइट आंसर बना ना जी, वो आंसर आया है A। अगर इस आंसर को जैसे देखिए यहाँ पे आया है -1 0 0 -1, इस फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख लेंगे तो -1 0 फिर 0 -1। अब मल्टीप्लाई करके देखिए ये वही आंसर आएगा। -1 को 1 से करेंगे तो आंसर 1, फिर इसको इससे करेंगे 0, -1 को 0 से करूँगा 0, इधर आ जाएगा जी 0, 0 को -1 से 0, इसको 0 से 0, 0 को 0 से और माइनस माइनस प्लस, और 2 माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गए हैं, प्लस। ये फिर वही आंसर आ रहा है। तो आप वैसे हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रोज़ को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। लेकिन आसान रास्ता ये है कि जो पहला कॉलम होता है उसको फर्स्ट रो बना दीजिए, सेकंड वाले कॉलम को सेकंड रो बना के फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, सोल्यूशन सेट ऑफ 4⁻1 + x और फिर 1 - x, इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा।
अब इसके लिए जो हमें ऑप्शन गिवन है वो ऑप्शन हम पुट करके देख लेते हैं कि कौन सी इसमें सेटिस्फाइड होती है। पहली ऑप्शन दी गई है जी 4 की पावर वैल्यू 1/2 रखते हैं x की जगह पे। यहाँ पे 1/2 रखूँगा तो 1 प्लस का 1/2 फिर 1 माइनस का 1/2 इज़ इक्वल टू 10। 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 और 4 की पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 10। और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इस पे पावर 3/2, 2 की पावर 2 पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 10। ये कैंसिल। 2 की पावर 3 कितना होता है जी 8 और प्लस 2 तो 10 इज़ इक्वल टू 10। 1/2 ने इसको सेटिस्फाइड कर दिया। अब इस वैल्यू को भी देख लें क्योंकि 1/2 यहाँ भी आ रहा। अगर इसके अलावा ना होता तो मैंने यही ऑप्शन लगा देनी थी। अगर -1/2 लगाएंगे तो 4 की पावर 1 माइनस 1/2, यहाँ पे लगाएंगे प्लस 4 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। तो ये तो वही आ गया दोबारा। अभी हमने सॉल्व किया था इसे और इससे सॉल्व किया तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगी वो ऑप्शन ए है। 7 है जी, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 6। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म 6 है और A5 फिफ्थ टर्म दी गई है 14 और हमने फाइंड आउट करनी है 20th टर्म। हमें ये बात पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है AP का। तो इसी फार्मूले में अगर मैं n की जगह पे 5 रखूं तो यहाँ पे आ जाएगा जी A1 इज़ इक्वल टू A5 किस चीज़ के बराबर हो जाएगा A1 प्लस यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 ये आ जाएगा जी 4D इज़ इक्वल टू 14 और A1 की वैल्यू 6 है। 4D इज़ इक्वल टू 14, 4D इज़ इक्वल टू 14 माइनस 6 8 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 2 के। अब हमने फाइंड आउट करनी है इसकी 20th टर्म। तो 20th टर्म n की जगह पे अगर मैं 20 लगाऊंगा तो A1 प्लस 20 माइनस 1 करेंगे 19 और D की वैल्यू इसमें 2 आई है और A1 की वैल्यू हमें गिवन है जी 6 प्लस 19 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 में 6 ऐड करेंगे तो 44 और आप देखिए क्वेश्चन 7 में 44 जो है वो आ गया हमारा ऑप्शन ए में आंसर ऑप्शन ए आ गई इसमें 7 में। 8 है जी नेक्स्ट। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दी गई हैं। इसमें कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, इसे मैं नाम रख देता हूँ जी ओमेगा का। पॉजिटिव साइन हो तो किस चीज़ के बराबर रखा है ओमेगा के। और इसी तरह इसमें अगर नेगेटिव साइन वाला आ जाए तो उसे बोलते हैं जी ओमेगा स्क्वायर। और इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसे हम बोलते हैं क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स में जब आप पॉजिटिव वाले का स्क्वायर करें तो आता है नेगेटिव वाला और जब किसी नेगेटिव वाले का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा पॉजिटिव। ये उसकी प्रॉपर्टी में है। यानी अगर मैं इस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे ये हासिल हो जाएगा -1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आंसर लिख सकते हैं जी। इसमें ऑप्शन आ जाएगी बी कि अगर हम पॉजिटिव वाले का स्क्वायर करेंगे तो कौन सा आएगा नेगेटिव वाला। दोबारा पॉजिटिव नहीं आ सकता, इसमें माइनस साइन नहीं आ, -1 नहीं आ रहा, इसमें भी -1 नहीं है, इसलिए ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और अगर आपको ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि अगर हम इस नेगेटिव वाले का स्क्वायर करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर किस चीज़ के बराबर आएगा, ये पॉजिटिव वाला आ जाएगा। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ में है। इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर यही था।
जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन तो हम यूं सॉल्व कर देंगे। देखिए इसके अंदर क्या ट्रिक है। पहला लीनियर फैक्टर आपने लिखना है, दरमियान में प्लस, और फिर दूसरा लीनियर फैक्टर लिख देना। इंटर में हम काम ये करते रहे हैं कि यहाँ पर ए लिखते थे, बी लिखते थे, एलसीएम लेते थे, वैल्यूज़ पुट करते थे। लेंथी मेथड है, लेकिन यहाँ पर एक ज़बरदस्त आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपको ट्रिक पसंद आ गया तो दिल की मान कर वीडियो को लाइक और शेयर करना, अगर ये ट्रिक पसंद आएगा। अब गौर कीजिए, आपने इस लीनियर फैक्टर को ज़ीरो पुट करना है। x-1 को अगर मैं ज़ीरो पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसे हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे पुट कर देना है। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 और इसे लेफ़्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे, लेकिन जहाँ से वैल्यू निकाली है वहाँ नहीं पुट करना। अगर मैं इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में पुट करता हूँ तो 4 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और मेरा ख्याल है 2 इस ऑप्शन में आ रहा है। बहरहाल इसको भी चेक कर लेते हैं, b की वैल्यू। अब आपने दूसरा लीनियर फैक्टर जो है उसे ज़ीरो पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आ गई, -1। लेफ़्ट हैंड साइड पे पुट कर देनी है यहाँ पे, यानी 4 × -1 डिवाइडेड बाय -1 जहाँ जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। फिर बता रहा हूँ, जहाँ से वैल्यू निकालनी है उसमें नहीं पुट करनी। इसे हम बोलते हैं कवर अप मेथड। ये भी इसका नाम लिखा हुआ है कवर अप, और एक इसका नाम लिखा हुआ है एवरीवेयर बट नॉट हेयर, यानी हर जगह वैल्यू x की पुट करनी है, यहाँ नहीं पुट करनी। अच्छा जी, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा -4 -2, तो b की वैल्यू भी इसमें 2 आ गई। तो हमारे पास क्वेश्चन 9 में ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की या इस सीक्वेंस की हमने 8th टर्म बतानी। कितनी टर्म्स गिवन है जी, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट जाना है, यहाँ पे कोई ना कोई 5th टर्म होगी, A5, यहाँ पे होगा जी A6, इधर होगा A7, और यहाँ कहीं आके आएगी 8th टर्म, वो हमने बतानी। ठीक है जी। गिवन क्या है, 1 है, 3/2, 5/4, 7/8, सॉन है। अब करना काम क्या है, अगर आपने देखना है कि ये किस तरह से जनरेट हो रही है इसकी नेक्स्ट टर्म। अगर आप न्यूमिनेटर का साइन देखें, न्यूमिनेटर का 1 3 5 7, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाना चाहिए 9, इसमें 11 और इसमें 13, और यहाँ पर आ जाना चाहिए है 15। देखिए 15 न्यूमिनेटर में 15 यहाँ पे आ रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में 15 नहीं आ रहा, तो यही हमारा आंसर है। ये भी सेटिस्फाइड नहीं होगी। अच्छा, आप डिनोमिनेटर भी देख लेते हैं भाई। डिनोमिनेटर में ये डबल कर रहा है, यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से करेंगे यहाँ 16, यहाँ 32, और इधर आ जाएगा जी 64। 64 को डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 128। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर भी आता है कि आपने एक सीक्वेंस दे के उसकी नेक्स्ट टर्म या नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो बतानी होती हैं, और ये यूईटी के पेपर में भी क्वेश्चन मौजूद है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11 है जी। ये 1.2424242424 इसकी हमने फ्रैक्शन बतानी है, यानी कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं कि जिनको डिवाइड करने से आंसर 1.24242424 आता है। एक ज़बरदस्त इसके लिए एक ट्रिक है, वो समझा देता हूँ। इन क्वेश्चंस को बार क्वेश्चंस भी बोलते हैं। जो नंबर या ग्रुप ऑफ डिजिट आपके पास रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, आप उसके ऊपर एक बार लगा दें या डॉट भी लगा सकते हैं। अब काम क्या करना है कि इस नंबर को ऐसे ही लिख देना है, फिर माइनस,
कौन सा ऐसा डिजिट है कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, वो 1 है, वो आपने माइनस करना है। और डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ देखिए कितने डिजिट ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, या कितने डिजिट ऐसे हैं कि जो कि अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है जी, रिपीट हो रहा है, वो सिर्फ 2 आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे उतने ही 9 नीचे लिख देने। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 123 डिवाइडेड बाय 99। अगर आप 123 को 99 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा जी 1.242424। यानी जो नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे थे उन पे मैंने बार लगा दी, फिर ये सारा नंबर वैसे लिखा, और कौन सा ऐसा डिजिट था कि जिसके ऊपर बार नहीं लगी हुई थी उसको माइनस कर दिया, और कितने डिजिट ऐसे हैं जिसके ऊपर बार लगी 2, उतने 9 नीचे आ जाएंगे। तो 123 डिवाइडेड बाय 99। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ द सीरीज 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 3 अप टू 3 इंटू 2n+1। इस पूरी सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेस्ट ये है कि आप इसकी फ़र्स्ट 2 टर्म का सम फाइंड आउट कीजिए। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 15 और प्लस का 3, तो ये फ़र्स्ट 2 टर्म का सम कितना आ रहा है जी 18। अब आप इसमें n की जगह पे 2 पुट कर दें। ये जितनी ऑप्शन दी गई हैं उनमें n की जगह पे 2 पुट कर लें, देख लें कहाँ पर आंसर 18 आ रहा है। अगर इसमें n की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 - 2 ये तो 0 हो जाएगा। n की जगह 2 पुट करते हैं, 2 + 2 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये ऑप्शन भी नहीं आएगी। n की जगह अगर 2 पुट करते हैं यहाँ 4 आ जाएगा, और n की जगह 2 पुट करने से इधर 6 मल्टीप्लाई किया है, 6 को 4 से 24। n की जगह 2 पुट करेंगे यहाँ 3, यहाँ 2 पुट करेंगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया जी 18। ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि फ़र्स्ट 2 टर्म का सम फाइंड आउट करके बाकी n की जगह पे 2 लगा दो। अच्छा, वैसे किस तरह हमने सॉल्व करना था? सम निकालने के लिए फार्मूला होता है n/2 a + l। जब हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन हो और लास्ट टर्म भी गिवन हो तो n टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो Sn = n/2, फर्स्ट टर्म इसकी आ रही है जी 3 और लास्ट टर्म है 3 × 2n+1। तो n/2 यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये रह जाएगा जी 1 प्लस का 2n+1 और 3n/2, ये आ जाएगा जी 2n और प्लस का 2, और 2n+2 में से 2n+2 में से मैं 2 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ रह जाएगा n+1, ये 2 इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 3n × n+1। इससे भी सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद साइड्स 12, 15 और 9। जी 3 साइड्स गिवन हैं और हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। जहन में आता है जी इसके ऊपर हम फार्मूला लगा सकते हैं, हीरोज़ फार्मूला। हीरोज़ फार्मूला में आप सबसे पहले s फाइंड आउट करेंगे, फिर हीरोज़ फार्मूला में फार्मूला लगाएंगे डेल्टा = √of s × s - a, s - b, s - c। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन किया जा सकता है हीरोज़ फार्मूले की मदद से, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ इसका। अगर आप देखिए तो ये इस वक्त राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वो बराबर किसके होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। आप देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81, और इन दोनों को ऐड करेंगे 225, और इधर 15 का स्क्वायर करेंगे ये भी कितना आ जाएगा 225। तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड। तो ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे 12 × 9 आंसर आ जाएगा जी इसमें 54। 12 और 2 को मैंने कैंसिल किया, यहाँ 6 आ गया, तो 54 मेरे पास किस ऑप्शन में है जी? ऑप्शन ए में आ रहा है।
ऐसा भी कर सकते हैं कि आप s फाइंड करें a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, फिर s माइनस ए, फिर s माइनस बी, s माइनस सी, और फिर फार्मूला लगाओगे हीरोज़ फार्मूला s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर भी 54 भी आएगा। लेकिन भाई यूईटी का टेस्ट दे रहे हैं, ई कैट का टेस्ट दे रहे हैं, स्मार्ट थिंकिंग रखनी पड़ेगी, कोई ऐसी सोच लेकर जानी पड़ेगी जिससे प्रॉब्लम विद इन सेकेंड जो है वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू e, then limit x approaches to 0 1 minus 2x raised to power 1 over x is equal to what? जी, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमारे पास लिमिट्स हैं। इसका आसान रास्ता ये होता है कि आपने e की पावर में x के कोफिशिएंट और 1 ओवर x का कोफिशिएंट यहाँ 1 आ रहा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये आंसर आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए e की पावर में x और 1 ओवर x के कोफिशिएंट को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। ये थ्योरम ये कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस यहाँ जो भी फंक्शन होगा पावर में उसका क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल, और ये सारी वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, e के। e की पावर में x और 1 ओवर x के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन जो है वो D आ जाएगी। नेक्स्ट, साइन ax प्लस बी। जी, साइन की इंटेग्रेशन होती है जी माइनस कॉस, तो माइनस कॉस इन ऑप्शन 2 में आ रहा है, तो साइन ax प्लस बी की इंटेग्रेशन माइनस कॉस ax प्लस बी, उसके बाद जो भी एंगल का डेरिवेटिव बनेगा उस पे आपने डिवाइड करना है, या x के कोफिशिएंट पर आप डिवाइड कर दीजिए, ये इसकी इंटेग्रेशन हो गई। अगर आपको पूछता है जी इंटेग्रेशन बताइए साइन 5x की, साइन 5x की इंटेग्रेशन क्या होगी, तो हम लिखेंगे इसमें कॉस माइनस का कॉस 5x और x के कोफिशिएंट पे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ था जी साइन ax प्लस बी, तो माइनस का कॉस ax प्लस बी और कोफिशिएंट ऑफ x पे डिवाइड करेंगे, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी जी C और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 4। जी, इसे कैसे सॉल्व करना है, एक इसमें मेथड तो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई x, फिर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसी से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, रैशनलाइज हमने कर दिया इसे, और इस पर फार्मा लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये 4 कैंसिल, x भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ रह गया 1, और इस पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे 0 और साथ में प्लस 4 फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 2/2, तो आंसर कितना आ जाएगा जी इसमें 1/4, तो इसमें हमारे पास 16 में ऑप्शन आ जाएगी ए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले पेपर्स के अंदर, मैंने इसको 3 मेथड से सॉल्व करवाया हुआ है, मैं अब वो मेथड रिपीट नहीं कर रहा। अगर आपने पिछले पेपर नहीं देखे वहाँ देख लीजिए, बग़ैर रैशनलाइज किए भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, NCR इज इक्वल टू n-1 CR प्लस R टाइम्स n-1 CR माइनस 1, n प्लस 1 CR प्लस n-1 CR, n-1 CR प्लस n-1 CR माइनस 1, फिर n-1 CR प्लस n-2 CR माइनस 1। एक्चुअली ये दो कम्बिनेशन को ऐड करना है। देखिए, अगर मेरे पास ये गिवन हो 16C11 प्लस 16C10,
इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझिए कि दो कम्बिनेशन को हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं। एक तो ये है कि यहाँ जो पावर है दोनों की वो सेम होनी चाहिए, तब दो कम्बिनेशन ऐड हो सकते हैं। दूसरी बात कि इन दोनों की बेस में देखना है जो बड़ा नंबर है वो कौन सा आ रहा है। बड़ा नंबर लिखकर इस पावर में एक ऐड कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा जी 17C11। दोबारा से समझा रहा हूँ, पावर यहाँ दोनों की सेम होनी चाहिए। दो कम्बिनेशन उस वक्त ऐड कर सकते हैं जब पावर सेम हो। दोनों की बेस में जो बड़ा नंबर होगा वो लिखेंगे और इधर एक पावर में एक ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए ये तो ऐड ही नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की जो पावर है वो सेम नहीं आ रही। यहाँ पर भी देखें तो ये दोनों की पावर जो है वो सेम नहीं आ रही, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। और यहाँ पे r मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाती है, वो सिर्फ यही है। अगर हम इस रूल के मुताबिक इसे ऐड करके भी देखें, दोनों की बेस में देखिए बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, r और r-1 में जो ग्रेटर नंबर आ रहा है वो r आ रहा है और इसकी पावर में n-1 में एक ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा NCR। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो हमारे पास ऑप्शन सी आ गई है जी 17 में। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू -5 -4 हैविंग स्लोप 7। भाई देखो, जब पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो हम फार्मूला लगाते हैं y - y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x - x1। ये फार्मूला भी इस पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर हम इससे सॉल्व करें क्वेश्चन को, इस फार्मूले में वैल्यूज़ लगाऊंगा तो y - y1 की वैल्यू आ जाएगी 4, स्लोप 7 है, x - x1 की वैल्यू हो जाएगी जी यहाँ +5 हो जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा 7x प्लस का, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 में से 4 माइनस करूँगा 31 और इधर रह जाएगा y। अब देखते हैं जी इसमें कौन सा आंसर बन रहा है। 7x प्लस 31 इज़ इक्वल टू y हमारे पास आ रहा है ऑप्शन इस बी में आ रहा है, ऑप्शन बी में। यहाँ मैंने सी ऑप्शन नहीं लिखी है। अगर सी ऑप्शन देखें इस क्वेश्चन नंबर 18 में, सी ऑप्शन थी जी यहाँ पे y + 4 इज़ इक्वल टू x + 5। ये गिवन है जी सी ऑप्शन। 19 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन दिस सर्कल। इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सर्कल पे लाई करता है। भाई देखो, अगर ये पॉइंट सर्कल पे लाई करता है तो ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेगा। आप पहले इसमें 0 0 पुट करें, x की जगह 0, y की जगह पे 0। तो 0 0 जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो -4 का स्क्वायर 16/25, यहाँ 0 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9/25, 16 + 9 25/25 इज़ इक्वल टू 1। ये तो सेटिस्फाइड हो गया। 0 0 सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन चूँकि डी ऑप्शन में ऑल की ऑप्शन है इसलिए ये भी चेक करना पड़ेगा। इसको देख लेते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू कम आ रही हैं। अगर 0 और 6 इसमें पुट करता हूँ, 0 और 6, 0 का मैं स्क्वायर करूँगा तो 0 वैल्यू पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे 16/25, यहाँ 6 पुट करेंगे तो 6 - 3 3 9/25 और इधर 1 आ रहा जी, तो 25 ये भी कटिंग हो जाएगी तो 1 इज़ इक्वल टू 1। ये भी सेटिस्फाइड कर गया। अब मतलब एक से ज़्यादा जब सेटिस्फाइड करेंगे तो इसे देखने की अब ज़रूरत ही नहीं रही है। तो हमारे पास ऑप्शन इसमें कौन सी आ जाएगी जी, डी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 20 है जी। इफ x इज़ इक्वल टू 3t², y इज़ इक्वल टू 6t, dy/dx इज़ इक्वल टू 18t³ 2t + t 1/t। ये हमें पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है। पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं जब x और y की वैल्यू एक थर्ड वेरिएबल के अंदर गिवन हो और जो थर्ड वेरिएबल होता है उसे पैरामीटर कहते हैं। इस हमने फाइंड करना है dy/dx, इसको आप लिख सकते हो dy/dt और dx/dt। आपने x और y को विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट करना है। तो dy/dt यहाँ से डेरिवेटिव बन जाएगा जी 6
6t का डेरिवेटिव आ जाएगा 6 और dx/dt इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 6t और 6 से कैंसिल हो जाएगा। आंसर इसमें आ जाएगा जी 1/t जो कि ऑप्शन किस में आ रहा है, डी में। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 21, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स। ये जो फार्मूला है इसको आपको याद रखना होगा। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है जी 1/√1 + x²। ये साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव है ये वाला तो, लेकिन हमने हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन जो है उनके डेरिवेटिव बताने थे, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इन केस ऑफ 4 - x², square root of 4 - x², the suitable solution is x is equal to 2 sin theta, 2 cos, 2 tangent और 2 secant theta। इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर हमारे पास आ जाए a² - x², तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू a sin थीटा। अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो हमें पुट करना पड़ेगा, यहाँ a की जगह पे आ गया है जी 2, क्योंकि इस 4 को हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन हमें करनी पड़ेगी क्वेश्चन 22 में ए ऑप्शन 2 साइन थीटा सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये है कि a² - x² हो तो x इज़ इक्वल टू a साइन थीटा पुट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब आप जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा इसकी सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 23 है जी, x(e⁻x dx इसकी हमने इंटीग्रेशन का आंसर बताना है। इंटीग्रेट करके देखते हैं जी कि अगर इसको हम रखते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसे रखें सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला इस पे लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e⁻x की इंटीग्रेशन होगी e⁻x और डिवाइड करेंगे किस पे, कोफिशिएंट ऑफ x पे। यानी अगर हमें आ जाए e⁻7x की इंटीग्रेशन तो e⁻7x डिवाइडेड बाय 7 लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x पे डिवाइड भी करना है। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है, -1। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये दो माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का e⁻x फिर प्लस का e⁻x इंटू dx। अब इस e⁻x की फिर से हमने इंटीग्रेशन करनी है, ये आ जाएगी जी e⁻x और -1 पे जब डिवाइड करेंगे तो इस प्लस को वो कर देगा माइनस। अब इन दोनों से अगर हम माइनस का e⁻x कॉमन ले लें, ये आ जाएगा जी x और प्लस का 1, और साथ में हम लिखेंगे इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देखिए इसमें कौन सी ऑप्शन बन रही है, यहाँ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें साथ लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन आ जाएगी जी ए, e⁻x x+1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें ऑप्शन बी में नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, और इधर माइनस है ये नहीं हो सकती, और e⁻x यहाँ से कॉमन लेंगे ये भी नहीं है भाई। जब बी नहीं है तो फिर बोथ बी एंड सी भी ऑप्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ इलिप्सिस। अगर आपको स्क्वायर कंप्लीट करके दिए गए हों, इस फॉर्म में इलिप्स की इक्वेशन गिवन हो, x - h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a², y - k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b² इज़ इक्वल टू 1। इस केस में इलिप्स का सेंटर होता है h और k। अब हमें ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, इसका सेंटर फाइंड करने के लिए आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं। x और y के बाद जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनके साइन चेंज कर दें। इसका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा। तो हमारे पास इस सेंटर बनता है इस इलिप्स का 2 और -3, जबकि यहाँ पे 2 3 गिवन है, 1 - 2 गिवन है,
-1 और 3 गिवन है, तो फिर हमारे पास जो इसमें ऑप्शन आ जाएगी वो ऑप्शन डी आ जाएगी कि इनमें से कोई भी इसका सेंटर नहीं है। हाँ, अगर यहाँ नेगेटिव साइन दे देता तो फिर हम लिखते जी इस इलिप्स का सेंटर ये आ रहा है। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। एक मेथड ये है कि हम इनमें पॉइंट पुट करके देख लें, और एक रास्ता और है, मेरे क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी उससे सॉल्व हो जाते हैं, उससे बताता हूँ कि किस तरह करना है सॉल्व। जी यहाँ पर आप लाइन लिखिए जी 2x - 3y - 8 इज़ इक्वल टू 0, 3x + 2y + 1 इज़ इक्वल टू 0। एक ये है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, उससे भी आ सकता है, क्रैमर रूल भी है, मैट्रिसेस मेथड भी है, ये पॉइंट भी पुट करके देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसमें एक रास्ता और है कि अगर हमने x फाइंड आउट करना है, वैल्यू अगर x फाइंड आउट करनी है, तो आप इस x को छोड़ दीजिए और बाकी जो रह गए इनका आप 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 दरमियान में माइनस, और 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 16 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, x छोड़ देना है, और जिस तरह हम 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस, फिर इसको इससे करेंगे। पहला यहाँ पॉजिटिव, फिर साइन रखेंगे इसमें नेगेटिव। अब y छोड़ देना है, y अगर छोड़ते हैं तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, दरमियान में माइनस, फिर -8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। और कांस्टेंट के लिए हमने 1 लिखना है, अब कांस्टेंट छोड़ देंगे, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और फिर प्लस का 9। अब आप देखिए 16 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो ये आ जाता है 13, और ये भी 13 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाय 13, और y की वैल्यू आ जाएगी 24 में 2 ऐड करेंगे 26 डिवाइडेड बाय 13, और साथ में नेगेटिव साइन भी है, तो ये कटिंग करेंगे, वैल्यू 1 आ गई है, यहाँ पे वैल्यू 2 आएगी, तो y बराबर हो जाएगा किसके, -2 के। तो यहाँ से 1 और -2 जो है वो किस में आ रहे हैं जी, ऑप्शन ए में आ रहे हैं। एक सोल्यूशन इसका ये था। दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम ये वाला पॉइंट पुट करें इस लाइन में भी, इस लाइन में भी, अगर ये दोनों को सेटिस्फाइड कर जाता है तो यही इसका जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन है जी 26, इफ़ a इज़ इक्वल टू 7i + 2j - k, b इज़ इक्वल टू 4i + j + 3k, then find a unit vector perpendicular to the plane containing a and b। भाई ऐसा यूनिट वेक्टर तलाश करना है जो a और b दोनों के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर। आप सबसे पहले इन दोनों वेक्टर a और b का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि दो वेक्टर का जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ये जो तीसरा वेक्टर आता है, ये तीसरा वेक्टर इन दोनों वेक्टर के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। पहले क्रॉस लेना है दोनों वेक्टर का, उससे वेक्टर हासिल होगा, फिर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और उस वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल हो जाएगा ऐसा यूनिट वेक्टर जो इन दोनों ए और बी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसमें से जो ऑप्शन दी गई थी ना वो मुझे मिली नहीं। डी ऑप्शन जो है ये मेरा आंसर आया था, मैंने ये ख़ुद से डी ऑप्शन लिखी है। या तो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या इसमें हो सकता है, बहरहाल मैंने सॉल्व किया, आंसर नहीं आया। मैं आपको मेथड बताता हूँ किस तरह से हुआ। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे a क्रॉस b, यानी यहाँ पे लिखेंगे जी i j और k, और फर्स्ट रो में, सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के i j और k के कोफिशिएंट 7 2 -1, फिर b के लिखेंगे जी 4 1 और 3। अगर मैं इसकी एक्सपेंशन कर दूं, इस i की रो भी छोड़ देंगे और i का कॉलम भी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6, दरमियान में माइनस, इसको इससे किया +1, फिर माइनस का j, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ेंगे 21 और +4, 21 +4, फिर प्लस का k, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ेंगे 7 और माइनस का 8,
सी आ जाएगा जी 7i माइनस का 25j और फिर माइनस का k। ये एक ऐसा वेक्टर आया है कि ये वेक्टर a और b दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। अब हम फाइंड करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड लेंगे जी स्क्वायर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर दरमियान में प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर दरमियान में प्लस, तो 7 का स्क्वायर आएगा 49 और प्लस का 625 प्लस 1, ये हो जाएगा जी 675 जो इक्वल होता है 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब चूँकि मुझे तलाश करना था यूनिट वेक्टर ये था कि वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे क्या कर दूंगा जी, डिवाइड। तो ये मेरे पास आंसर बनता है जो कि मैं लिखा है जी ऑप्शन डी के अंदर। क्वेश्चन में जो ऑप्शन अवेलेबल थी उनमें से आंसर नहीं आया था, एक ऑप्शन मैंने खुद से बनाई। 27 when x raised to power 4 2x cube plus kx square plus 3 is divided by x minus 2, the remainder is 1, the value of k will be। जी यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं। अगर इस पॉलिनोमियल को मैं नाम रख दूँ p ऑफ x का, x रेज़ टू पावर 4 2x क्यूब kx स्क्वायर प्लस 3, इसको डिवाइड किया गया है x माइनस 2 पे, तो यहाँ पर आप 2 पुट करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 4 होता है जी 16, ये भी आ जाएगा 16 4k प्लस 3, और रिमाइंडर जो है वो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो किस चीज़ के बराबर है, 1 के। तो रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करके यहाँ पे वैल्यू 1 लिखी और 32 और प्लस का 3, ये हो गया जी 35 और प्लस का 4k, और 1 माइनस 35 करेंगे, माइनस का 34 इज़ इक्वल टू 4k माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 17/2। तो ये आंसर माइनस में आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन माइनस में है, और 17 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 8.5। जी 28 a की पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 0.5 माइनस 0.5। n की वैल्यू क्या होगी, यानी n की वैल्यू इसमें बतानी है कि ये जो सारी एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या बन जाए, ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। अरे मेरे प्यारे बच्चों के लिए यूईटी वालों ने बड़ा एक मुश्किल क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन मेरे पास भी एक सीक्रेट है, आपको वो सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। अगर आपको सीक्रेट पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब सुनो वो सीक्रेट क्या है। अरे सीक्रेट भी है और बताने को भी जी चाह रहा है। देखिए, a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 डिग्री का फ़र्क होगा। डिनोमिनेटर में एक पावर जो होगी वो कम होगी, अगर यहाँ n है तो इधर क्या होगा n माइनस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। इसमें अब ये 3 यहाँ से MCQ आपको बना कर देता हूँ। मे बी अगर यही सारी एक्सप्रेशन आपको आ जाए अरिथमेटिक मीन में, फिर ये एक्सप्रेशन आपको आ जाए ज्योमेट्रिक मीन में, और फिर यही सारी एक्सप्रेशन आपको आ जाए हार्मोनिक मीन में, तो इसमें हमने क्या काम करना है, अगर तो अरिथमेटिक मीन में आएगा तो डिनोमिनेटर की जो पावर है उसे आपने 0 पुट कर देना। अगर यही सारी एक्सप्रेशन अरिथमेटिक मीन में आए तो जो भी डिनोमिनेटर के अंदर पावर दी गई होगी उसे आपने 0 पुट करना है, और ज्योमेट्रिक मीन के लिए जो भी डिनोमिनेटर में पावर है उसे पुट करना है -1/2, और हार्मोनिक मीन में इसे हम पुट करेंगे -1। बस ये याद रख लीजिए। यानी यहाँ अगर तो मेरे पास आता है अरिथमेटिक मीन, तो जो डिनोमिनेटर की पावर होगी उसे मैं 0 पुट करूँगा,
ज्योमेट्रिक मीन में -1/2 और हार्मोनिक मीन में मैं इसे पुट करेंगे -1। अब हम देखते हैं अपना MCQ और आप देखिए ये विद इन सेकेंड जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इस वक्त सारी एक्सप्रेशन उसने कही है ज्योमेट्रिक मीन में। डिनोमिनेटर की पावर आ रही है जी n-1 और इसे हम रखेंगे -1/2 के, तो यहाँ से हो जाएगा जी +1 और -1/2। LCM लेने से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और 1/2 का मतलब क्या है 0.5। क्वेश्चन खल्लास। बस ये आप याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको किसी में भी आ सकता है, तीनों में, ज्योमेट्रिक में, हार्मोनिक में और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्वेश्चन 29, sin α/2 इज इक्वल टू ऑप्शन ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, नन ऑफ दीज। जी ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हैं। साइन α/2 इक्वल होता है, वैसे तो यहाँ प्लस माइनस भी आना चाहिए था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। अब प्रॉब्लम आती है ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए कि वो आइडेंटिटीज़ को याद नहीं करते। उनकी प्रॉब्लम को मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ, इधर देखो। इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें भी फ़ायदा हो जाएगा। आपको कोई भी आइडेंटिटी भूल गई है, आप इसमें अल्फ़ा की वैल्यू लगा दीजिए, कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। हम अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं इसमें, लेट से 0 रख देते हैं। अल्फ़ा की जगह पे 0, भाई अल्फ़ा की जगह पे 0, तो साइन 0 किस चीज़ के बराबर होता है 0 के, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। कॉस 0 किस चीज़ के बराबर 1 के। अगर आप यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 1 ये भी 0 आ जाएगा, और साइन 0 भी किसके बराबर है 0, यही आंसर। इधर हमें 0 नहीं मिलेगा। cos 0 चूँकि किस चीज़ के बराबर मैंने बताया 1 के। 1 + 1 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। इधर तो भाई आंसर 1 मिल रहा है, मुझे तो 0 चाहिए। यहाँ पर भी अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो इधर भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 आएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसमें हम अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो हमारी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हमारी क्या आ रही हैं जी, सेम आ रही। क्योंकि cos 0 मैंने आपको बताया 1 होता है, 1 में से 1 माइनस किया 0/2, तो इसका आंसर भी किस चीज़ के बराबर आ रहा है 0 के। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 30, द पीरियड ऑफ साइन ओमेगा थीटा इज़। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी डोमेन के अंदर पीरियोडिक हैं, और दो फंक्शन ऐसे हैं कि जिनका पीरियड किस चीज़ के बराबर आता है पाई के। वो कौन कौन सा, टेंजेंट और कॉट। और बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, कोसिकेंड और सीकेंड, उनके रेसिप्रोकल, इनका पीरियड किस चीज़ के बराबर है 2 पाई के। अब मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक बताने लगा हूँ। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो अपने दिल से पूछ के, अगर पसंद आया होगा ट्रिक तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इधर देखो ट्रिक क्या है। साइन का जो भी स्टैंडर्ड पीरियड है आप वो लिख दीजिए। साइन का स्टैंडर्ड पीरियड किस चीज़ के बराबर है 2 पाई के, और उसको आपने थीटा के कोफिशिएंट पे डिवाइड कर देना। इस वक्त थीटा का कोफिशिएंट कितना आ रहा है ओमेगा, तो हमारे पास आंसर बना जी 2 पाई ओवर ओमेगा, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ये था जी हमारा UET ECAT 2009 का पेपर है, और ये पेपर बड़ी मेहनत से और गर्मी भी बहुत है उसमें हम लोग तैयार करते हैं और ये वीडियोस बनाते हैं। इसमें कभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका सारा सेटअप जो है। यहाँ तो फिर हमने AC भी नहीं चलाया। बहरहाल आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।